सुप्रभात दोस्तों। आज के कल्पमेधा में ये है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं जो केवल जानकारी दे। सच्ची सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और वातावरण में सामंजस्य स्थापित करे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक ये कल्पमेधा में कहा है। आगे इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। भाषाओं को बचाने की ज़रूरत। आज का ले क्या है, भाषाओं को बचाने की ज़रूरत। पूरी दुनिया में 15,000 से अधिक भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन आज उनमें से आधी से ज़्यादा मर चुकी हैं। इसका कारण इन्हें उपयोग से वंचित कर देना है। ये प्रमोद भार्गव जी ने कहा है कि कोई भी भाषा जब मातृभाषा नहीं रह जाती तो उसके प्रयोग की अनिवार्यता और उससे मिलने वाले रोजगार मूलक कार्यों में भी कमी आने लगती है। पिछले 75 वर्षों में हमारी भाषा और बोलियों के साथ यही होता रहा है, पर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लेखनीय पहल करते हुए केंद्र सरकार नए सत्र से 5 नए उपाय करने जा रही है। इनमें बच्चों को मात्र घरेलू और क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। क्या किया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? क्या हुआ है कि जो है कि नई शिक्षा नीति के तहत उल्लेखनीय पहल करते हुए केंद्र सरकार 5 नए उपाय करने जा रही है। क्या क्या? बच्चों को मात्र घरेलू और क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 52 पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। देश में ऐसी 121 भाषाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय लोग स्थानीय स्तर पर लिखने और बोलने में प्रयोग करते हैं। जल्दी ही देश के बाकी राज्यों की आंचलिक भाषाओं में प्रवेशिकाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह विलुप्त हो रही मातृभाषाओं का अस्तित्व बचाने की परिवर्तनकारी पहल है। क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। कोई भी भाषा कितने ही छोटे क्षेत्र में भले ही कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती हो, पर उसमें पारंपरिक ज्ञान का असीम खजाना होता है। ऐसी भाषाओं का उपयोग जब मातृभाषा के रूप में नहीं रह जाता तो ये विलुप्त होने लगती हैं। खासकर आदिवासी और अन्य जनजाति भाषाएं लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण विलुप्त हो रही हैं। भारत में ऐसे हालात सामने आने लगे हैं कि किसी एक इंसान की मौत के साथ उसकी भाषा का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। 26 जनवरी 2010 को अंडमान द्वीप समूह की 85 वर्षीय बोआ के निधन के साथ अंडमानी भाषा बो भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है। ये अब आ सकता है कि ये करंट इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बो कहाँ की भाषा है, तो ये कैसी भाषा है? तो ये अंडमानी भाषा है। बो कैसी भाषा है? अंडमानी भाषा है। कहाँ पे बोली जाती है? अंडमानी द्वीप समूह की। ये लेकिन विलुप्त हो गई हैं। इस भाषा में जानने और लिखने वाली वह अंतिम इंसान थी। इसके पहले नवंबर 2009 में एक और महिला बोरो की मौत के साथ खोरा भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया। कौन सी भाषा का? खोरा भाषा क्या हुआ? समाप्त हो गया। कौन सी भाषा? खोरा भाषा जो है कि क्या हुआ? समाप्त हो गया। आगे देखते हैं फिर क्या है। किसी भी भाषा की मौत के साथ उस भाषा का ज्ञान भंडार, इतिहास, संस्कृति, उस क्षेत्र के भूगोल से जुड़े तमाम तथ्य भी खत्म हो जाते हैं। इन भाषाओं और इनके बोलने वालों का वजूद खत्म होने का प्रमुख कारण इन्हें जबरन मुख्यधारा से जोड़ना और आधुनिक शिक्षा देना रहा है। ऐसे हालात के चलते ही अनेक आदिम भाषाएं विलुप्त के कगार पर हैं। भारत सरकार ने उन भाषाओं के आंकड़ों का संग्रह किया है जिन्हें 10,000 से अधिक संख्या में लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ऐसी 121 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। भाषा गणना में उन भाषाओं और बोलियों की गिनती में शामिल ही नहीं किया गया जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। ये बहुत ही बढ़िया डेटा दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ऐसी 121 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। भाषा गणना में उन भाषाओं और बोलियों को गिनती में शामिल नहीं किया गया जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज के अनुसार हर पखवाड़े पर एक भाषा की मौत हो रही है। सन 2100 तक भूमंडल में बोली जाने वाली 7,000 से भी अधिक भाषाओं का लोप हो सकता है। इनमें से पूरी दुनिया में 2700 भाषाएं संकटग्रस्त हैं। कितने भाषाएं? 2700 भाषाएं क्या है? संकटग्रस्त हैं। इन भाषाओं में असम की 17 भाषाएं शामिल हैं। यूनेस्को द्वारा जारी एक जानकारी के मुताबिक असम की देवरी, मिसिंग, कछारी, बेइटे,
टीवा और कोंच राजवंशी सबसे संकटग्रस्त भाषाएं हैं। इन भाषा बोलियों का प्रचलन लगातार कम हो रहा है। नई पीढ़ी के सरोकार असमिया, हिंदी और अंग्रेजी तक सिमट गए हैं। इसके बावजूद 28,000 देवरी भाषी, 5.5 लाख मिसिंग भाषी और करीब 19,000 बेइटे भाषी लोग अभी बचे हैं। इनके अलावा असम की बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? असम में बोली जाती है। कार्बो डिमासा, विष्णुप्रिया, मणिपुरी और काकबरक भाषाओं के जानकार भी लगातार सिमटते जा रहे हैं। घरों, बाजारों और रोजगार में इन भाषाओं का क्या दिया है? प्रचलन कम होते जाने के कारण नई पीढ़ी इन्हें सीख पढ़ नहीं रही है। वही भाषाएं लिपियों के रूप में जीवित रह सकती है जो उपयोग में बनी रहती हैं। पूरी दुनिया में 15,000 से अधिक भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन आज उनमें से आधी से ज़्यादा मर चुकी हैं। इसका कारण इन्हें उपयोग से वंचित कर देना है। कई लोग भाषाओं की विलुप्ति का कारण आक्रांताओं के हमलों को मानते हैं। भारत में भी ऐसा ही माना गया, लेकिन यह तथ्य थोथा साबित होता है। फ्रांस में भी यह भ्रम फैला हुआ है कि फ्रेंच भाषियों को यह आशंका सता रही है कि वहाँ की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के प्रति आकर्षित है, इसलिए वहाँ अंग्रेजों से मुक्ति के उपाय सुझाए जा रहे हैं। असल में भाषा को उपयोगी बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर भाषाएं बोलचाल के साथ पाठ्यक्रम और रोजगार और तकनीकी भाषा में बनी रहती हैं तो वह विलुप्त नहीं हो सकती। नाइजीरिया और कैमरून की विकिया भाषाएं में न रहने के कारण लुप्त हुई हैं। इस भाषा को प्रचलन में बनाए रखने वाले एक एक जब मरते चले गए तो उनके साथ भाषा भी काल में समाती चली गई। वैसी भाषाओं का मरना हर युग में हर देश में एक सिलसिला बना रहा है। भारत की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को आज बाँचने वाला कोई नहीं है। इसी तरह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की अनेक भाषाएं और बोलियां मरती जा रही हैं। प्रकृति की विलक्षणता और सामाजिक विविधता की युगों से चली आ रही पहचानों को हम भाषाओं के माध्यम से ही अलग अलग रूपों में चिन्हित कर पाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम विकास का ढांचा खड़ा कर पाते हैं। इस विकास के साथ जो भाषा जुड़ी होती है उसकी जीवंतता बनी रहती है। आज अंग्रेजी जहाँ भाषाओं के खत्म होने में खलनायिका साबित हो रही है, वही इसके महत्व के इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आधुनिक तकनीक के व्यावहारिक और व्यावसायिक उपयोग का विश्वव्यापी आधार बन गई है। दुनिया की युवा पीढ़ी विश्व समाज से जुड़ने के लिए अंग्रेजी की ओर आकर्षित है, मगर यदि अंग्रेजी इसी तरह पैर पसारती रही तो दुनिया में भाषाई एकरूपता छा जाएगी, अनेक भाषाएं मर जाएंगी। भारत की तमाम स्थानीय भाषाएं और बोलियां अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण संकटग्रस्त हैं। व्यावसायिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी की आधिकारिक भाषा बन जाने के कारण अंग्रेजी रोजगारमूलक शिक्षा का प्रमुख आधार बना दी गई है। इन कारणों से उत्तरोत्तर नई पीढ़ी मातृभाषा के मोह से मुक्त होकर अंग्रेजी अपनाने को विवश है। प्रतिस्पर्धा के दौर में मातृभाषा को लेकर युवाओं में हीन भावना भी पनप रही है। भाषाओं को बचाने के लिए समय की मांग है कि क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा के जानकारों की निगमों, निकायों, पंचायतों, बैंकों और अन्य सरकारी दफ्तरों में रोजगार दिए जाए। ये जो है कि आप समाधान में, एस्से के समाधान में ये लिख सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या भाषाओं के लुप्त होने के लिए, लुप्त न होने के लिए उसमें क्या क्या सहयोग किया जा सकता है, कैसे स्थानीय भाषाओं को बढ़ाया जा सकता है या उसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो है कि इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऐसी सकारात्मक नीतियों से ही युवा पीढ़ी मातृभाषा के प्रति हीन भावना से भी मुक्त होगी। इस नज़रिए से 52 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई एक अनूठी और आवश्यक पहल है। भाषा संबंधी नीतियों में ऐसे ही बदलाव से लुप्त हो रही भाषाओं को बचाया जाना संभव हो गया। 52 जो सरकार ने लागू किया है, 52 भाषाएं में ये शुरू करेगा। अब ये देखते हैं इसमें क्या है कि भारत की तमाम स्थलीय भाषाएं और बोलियां अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण संकटग्रस्त हैं। किसके कारण? अंग्रेजी के कारण क्या है? संकटग्रस्त हैं। व्यावसायिक
प्रशासनिक, चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी की आधिकारिक भाषा बन जाने के कारण अंग्रेजी रोजगार मूलक शिक्षा का प्रमुख आधार बना दी गई है। इन कारणों से उत्तरोत्तर नई पीढ़ी मातृभाषा के मोह से मुक्त होकर अंग्रेजी अपनाने को विवश है। प्रतिस्पर्धा के दौर में मातृभाषा को लेकर युवाओं में हीन भावना भी पनप रही है। इसमें एक और देखते हैं, आगे लिख दिया हुआ है, आगे देखते हैं मांग और पूर्ति क्या है। हमारे यहाँ कुछ मांगने वाले और देने वाले को लेकर जिस तरह की धारणा है, उसमें कई बार ये दोनों स्थितियाँ एक सामाजिक विश्लेषण की मांग करती है, मगर इस जटिलता में पड़े बिना सहजता से इन पर गौर किया जाए तो कुछ देने के समांतर मांगने का मसला थोड़ा ज़्यादा बड़ा फलक रखता है। दरअसल मांगना एक कला भी है, मगर इससे आगे इसे एक अजीब चलन के रूप में देखा जा सकता है। आमतौर पर मांगने वाला बड़ी चतुराई से कुछ मांगता है, इससे में मांगने की कला का विशेष योग होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो मांगते समय अपनी आवाज़ में मधुरता घोला करते हैं और अपनी संबोधनों में अपनत्व पिरोया करते हैं। इनके भाव इतने दिलचस्प होते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। सीधे सीधे कहा जाए कि जो कोई नहीं कर सकता वह मांगने वाला कर देता है। यदि कोई विधान तो नहीं है, लेकिन अगर उसे सामान्य अर्थ में लिया जाए तो इस विधान की तरह कहना अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि मांगना सबके बस की बात नहीं है, न ही सब में मांगने की हिम्मत होती है। खास तौर पर जब मांगने वालों को लेकर कई तरह के पूर्वाग्रह पहले से काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में मांगने से पहले एक भूमिका बनानी पड़ती है और साथ ही अपने को ही हीन दिखाना पड़ता है। आखिरकार अधिकार के साथ मांगने का पक्ष अलग है। जहाँ व्यक्ति इस स्थिति में होता है जहाँ वह सहजता के साथ कोई वस्तु या धन या किसी प्रकार की मदद मांग लेता है और उसका मांगना देने वालों का उचित लगता है। सवाल है कि मांगता कौन है। इसका सीधा उत्तर है जिसे ज़रूरत है। जो चीज़ एक व्यक्ति के पास नहीं है, उसकी आपूर्ति के लिए वह अपनी पहचान वाले से मांग लेता है। कभी कभी अपनी पहचान वालों के दायरे से बाहर के लोगों से भी। देने वाले में अगर सामर्थ्य है तो लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मगर गुंजाइश और गुजारिश में सामंजस्य हो तब यहाँ अर्थशास्त्र का मांग पूर्ति का नियम 100% लागू हो जाता है। यानी कोई वस्तु मांगने वाले ने मांगा और किसी के पास वह दे सकने की तो सुविधा थी तो उसे ने दे दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मगर इससे इतर कई बार अजब गजब होती है। मांगने वालों की दुनिया देखा जाए तो गांव शहरों में मांगना एक आम चलन है। हालांकि संभ्रांत कहे जाने वाले या अमीर इलाकों के धनाढ्य घरों में बहुत कम लोग सामान्य मांग के चलन में शामिल होते हैं। इनका मांगना कुछ अलग किस्म का होता है। उनकी मांग का स्तर बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा होता है, जबकि अन्य और सामान्य मानी जाने वाली जगहों के निवासियों में अपनापन कुछ ज़्यादा ही देखने में पाया जाता है। कुछ बाशिंदे देखा देखी भी कुछ मांगने चले आते हैं या किसी बच्चों को भेजकर मंगवा लेते हैं। घर में काम आने वाली या खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान होता ही रहता है। मसलन कभी चीनी मांग ली, कभी दूध, तो कभी चाय पत्ती आदि मांग ली जाती है। ये पड़ोसियों में भी ऐसा होता है देखा जाए तो, कि कुछ ना कुछ सामान घटता है तो आदमी आदान प्रदान करता रहता है। समाज में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे कभी आपसी सद्भाव और लगाव बढ़ता है तो कभी यह किसी एक पक्ष के लिए ऊब का मसला भी बन जाता है। यह भी होता है कि अगर किसी घर में ज़्यादा रिश्तेदार आ गए तो उनकी खातिरदारों में चादर, गद्दे, कुर्सी, मेज आदि मांग लिए जाते हैं। हालांकि इस तरह की मांग का सामाजिक पक्ष यह भी है कि गाँव देहात में किसी घर में अगर विवाह हो तो अतिथियों के स्वागत के सभी सामान आस पड़ोस में आ जाते हैं। वह सामूहिक बोध का मामला होता है। इसके अलावा विकास और एक उन्नति के लिए भी मांगने की पहल होती है। विकासशील देश अन्य विकासशील देशों से अपने तौर तरीकों से ज़रूरत के मोर्चे पर कुछ मांगते हैं। कभी और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कहीं बड़ी भारी दुर्घटना हो जाती है, तब भी दूसरे देशों से सहायता मांगने में संकोच नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में कुछ और देश मांगने से पहले ही अपनी ओर से बढ़कर मदद करते हैं। चूँकि सर्वप्रथम मानव सेवा है तो इसके बचाव के लिए कुछ भी मांगना पड़े तो वह अनुचित नहीं है। आजकल बैंक या अन्य संस्थान है जहाँ से अलग अलग तरीके से अपने लिए या घर परिवार की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ऋण मांगना गलत नहीं माना जाता। यहाँ तक कि सरकारें भी अपने स्तर से संबंधित संस्थानों से ऋण की मांग करती है। बड़े बड़े
उद्यमी व्यापारी तो ऋण मांगकर ही अपना कारोबार बढ़ाते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे ऋण डकार कर विदेश चले जाते हैं, फिर भी बाज नहीं आते। इस तरह मांगने वालों के चक्कर कभी कहीं ख़त्म नहीं होते। आज के ज़माने में बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं। काम देने वाले और काम मांगने वाले भी सामने हैं। सब जगह कंप्यूटर का बोलबाला है। अब मांगने का माध्यम भी इंटरनेट होने लगा है। पहले सड़क चौराहे या अपनी निर्धारित जगहों पर मांगने वाले में कोई लखपति भी मिल जाया करते थे। अब इनके बीच का आर्थिक मामला कहाँ पहुँचा है, यह भी देखने की बात है। लोग बात होगी कहते हैं जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक तलख मांगने वाले भी रहेंगे और इसकी दुनिया भी रहेगी। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ मांगने के बाद सहूलियत और समय के मुताबिक लौटाने को लेकर इतनी ही सजगता नहीं दिखाई जाए। दुनिया मेरे आगे में क्या है, देने वाले में अगर सामर्थ्य है तो लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मगर गुंजाइश और गुजारिश में सामंजस्य हो तब यहाँ अर्थशास्त्र का मांग पूर्ति का नियम 100% लागू हो जाती है। यानी कोई वस्तु मांगने वाले ने मांगा और किसी के पास वह दे सकने की सुविधा थी तो उसने दे दिया। ये देखिए बहुत ही अच्छा समझाया गया है। पहले कैसे सामाजिक चीज़ों से रिलेट करके बताया गया है, फिर उसके बाद से ये मांग और पूर्ति जो है कि ये अर्थशास्त्र की बात है। मांग और पूर्ति कैसे होती है, सरकार भी मांग और पूर्ति करता रहता है। जब पैसे घट जाते हैं तो विश्व व्यापार से और भी चीज़ें हैं, कैसे ये समाज को कोरिलेट करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही अच्छी है, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, इसको समझिए। अब आगे देखते हैं इसमें, ये तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमको, तो सोचे कि डिस्कशन कर दें। पेशा एक्ट कब आया था? 1996 में आया था। किस समिति के माध्यम से? भूरिया समिति जो थे, ये 5वीं अनुसूची संबंधित है। भूरिया समिति 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के लिए लागू होंगे। 6ठी अनुसूची में क्या है, अनुच्छेद 244(2) सब क्लॉज और अनुच्छेद आर्टिकल 275(1) क्लॉज में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। परिषद का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, इसमें क्या होता है, 6ठी अनुसूची में किसके द्वारा है, संविधान द्वारा उपबंधित स्वशासित जिला परिषद होता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इसमें एडीसी जिसे बोलते हैं। स्वायत्ता क्या होती है, 5वीं अनुसूची में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम समाज के माध्यम से 100 शासन होती है। 5वीं अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी प्राधिकार हैं। इसमें देख लीजिए कि जो है कि पेशा एक्ट किस समिति ने लाई थी, तो भूरिया समिति ने लाई थी। कब? 1996 में। ये किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची संबंधित है। ये आर्टिकल 244 जो है दिया हुआ, इसमें कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये शामिल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। सपोर्ट करिए, तब फिर मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।